हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। ये पार्ट थर्ड है जो हम आज कवर करने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज। इससे पहले दो और वीडियोस थे जिसमें हमने प्रीवियस टू सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कवर किए थे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। और टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपने प्रीवियस दो वीडियोस के क्वेश्चंस नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज उसको जाकर कर लीजिए एंड उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। 50 तक हमने कवर कर लिए थे प्रीवियस दो वीडियोस में। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब वही सिंपल चीज जो हमने पिछले वीडियोस में की थी, जिस तरह से पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे कि यू हैव टू पॉज द वीडियो, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, उसको सॉल्व कीजिए और देन उसको वीडियो को वापस से रिज्यूम करके उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, which says in the entity relationship model, model, what is the term for a real world object having properties called attributes, and each attribute is defined by its set of values called domain? And the options are A, relationship, B, table, C, entity, and D is cardinality. Now pause the video and try to solve this question. So I hope you reached the correct answer. The answer is option number C, entity. I hope you studied about the ER model. ठीक है, ER मॉडल में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में आप समझते हैं, जहाँ पे एंटिटीज जो होती है दे आर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। दूसरी एंटिटी फॉर एग्जाम्पल बुक्स। हम इसके एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। तो देखिए, जब आप ईयर मॉडल बनाते हैं तो उसमें कुछ शेप्स होती है। एक डायमंड शेप में आप कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल शेप में, एक होता है ये कोसेंट्रिक सर्कल के शेप में, और एक होता है डबल सर्कल है। ये डबल कोसेंट्रिक सर्कल है, एक ही एक्लिप्स सर्कल है, ठीक है, इस शेप में। देन लाइन होती है, ठीक है। तो इन सब का यूज होता है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। जैसे अगर हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट और बुक के बीच में, तो ये स्टूडेंट और बुक ये हमारी क्या हो गई, रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई। अब सपोज हमने बोरो किया है तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। रिलेशन को हम डायमंड से सपोज करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा बोरो, ठीक है। अब एक स्टूडेंट कई बुक्स बोरो कर सकता है, तो ये रिलेशनशिप टाइप्स हो गए। इसमें आते हैं वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक है। देन अब स्टूडेंट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गई, स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है। देन ईमेल हो गया उसका, स्टूडेंट का फोन नंबर हो गया। ऑलराइट, अब जो इसमें से यूनिक है स्टूडेंट की जो चीज, जो हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है, हर एंटिटी के लिए यूनिक है, वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी यूनिक आईडी कहलाएगी, यूनिक एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका यूनिक एट्रीब्यूट हो गया। अब हो सकता है किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू एक से ज्यादा हो एक ही स्टूडेंट के लिए, हो सकता है एक स्टूडेंट के कई सारे ईमेल्स हो, तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है एट्रीब्यूट की, तो उसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, द टर्म फॉर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैविंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, एट्रीब्यूट्स है ये। और रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट है और बुक है। ऐसे ही बुक की भी बुक आईडी हो सकती है, तो ये भी यूनिक होगी हर एक बुक के लिए, ये भी इसकी एट्रीब्यूट हो गया। ऑलराइट, और उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होंगी, द सेट ऑफ वैल्यूज, उनको क्या बोलते हैं, डोमेन।
ठीक है, so the correct answer for this question will be option number C, entity. तो ER मॉडल इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली ये रिलेशनशिप्स जो आप ये देखते हैं, वन टू वन। एंड वन टू वन क्या है, एक का एक से ही रिलेशन होगा। वन टू मैनी होगा, एक का कई से हो सकता है ना। इस तरह से एक स्टूडेंट है, ये सपोज स्टूडेंट्स की है लिस्ट, और ये बुक्स हैं, तो इनके बीच में आप इस तरह ऐसे मैनी टू मैनी, सबका सबके साथ, इस तरह से। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ER मॉडल। तो इससे क्वेश्चन जो है इस तरह से फ्रेम होकर आ सकते हैं एग्जाम में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अगेन पॉज करना है वीडियो को और उसको सॉल्व करना है वंस आई रीड द क्वेश्चन। So question says all keys in the database table excluding the primary key are collectively known as. Options are A super keys, B composite keys, C foreign keys, and D alternate keys. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is option number D, alternate keys. देखिए डेटाबेस में हमने जो इससे प्रीवियस जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें हमने थोड़ा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि टाइप्स ऑफ कीज क्या क्या होती है। देखिए हमने देखी थी प्राइमरी की कौन सी होती है, जो कि यूनिक होती है और जिसमें नल वैल्यूज नहीं हो सकती, और ना ही नो नल और डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है और ये सबके लिए यूनिक होगी। जितने भी इसमें होंगे टेबल में, जितने भी आपके यहाँ पे दी है, ये आईडी सब सारी एंटिटीज के लिए यूनिक होगी, सारे रिकॉर्ड्स के लिए यूनिक होगी। ठीक, वो हो गई प्राइमरी की। एक होती है आपकी कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ कॉलम्स, सपोज दे नेम, आईडी, और यहाँ पे आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है। हमने सपोज इन तीनों को मिला करके आईडी जो है बनाई है, मतलब पहचानने का तरीका ये है कि तीनों को एक साथ देखा जा रहा है, वो आपके कंपोजिट कीज में आ जाते हैं। तो ये कंपोजिट की हो गई। अब इन्हीं में से एक होगी प्राइमरी की, जैसे यहाँ पे आईडी को हमने प्राइमरी की बना लिया। सो प्राइमरी की इज पार्ट ऑफ कंपोजिट की। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की होता है जब आप एक, दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में अगर आप रिलेट करने की कोशिश करें, से एक टेबल में डेटा है उसके जरिए आप दूसरे टेबल में डेटा फाइंड करने की कोशिश करें, तो उसमें आप प्राइम फॉरेन की का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ऑल्टरनेट की। तो देखिए प्राइमरी कंपोजिट की में से अगर आप प्राइमरी की निकाल दें, सो जो बचती है ना वो होती है ऑल्टरनेट की। इसके अलावा जो अगर और भी हैं टेबल में कुछ कॉलम्स, वो भी ऑल्टरनेट कीज में ही आ जाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पे नेम और डेट ऑफ बर्थ, सपोज सिर्फ तीन ही, सपोज यहाँ पे बस तीन ही हैं रिकॉर्ड्स, कॉलम्स, सिर्फ तीन कॉलम है इस टेबल में, आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ के नाम से। तो इसमें से आईडी प्राइमरी की है, बचे कौन से कंपोजिट की में? नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों क्या हो गई हमारी? ऑल्टरनेट कीज। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, ऑल कीज इन द डेटाबेस टेबल एक्सक्लूडिंग द प्राइमरी की आर कलेक्टिवली नोन एज alternate keys। तो ये आंसर हो गया आपका। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इट सेज in the three-tier DBMS architecture, the application or middle tier act as a mediator. What is the consequence of this mediation for the database data tier? Options are A, the data tier manages all security and user authentication. Option B, the data tier resides along with its query processing language. Option C, the data tier is unaware of any user beyond the application tier. And option D says the data tier generates multiple views of the database for the user. Now pause the video and solve this question, then we will look at the answer.
I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is option number C. The data tier is unaware of any user beyond the application tier. देखिए यहाँ पे 3 टायर डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये आपका डेटा टायर हो गया। देन आपका मिडिल में क्या आता है, एप्लीकेशन टायर, ठीक है। और तीसरा आपका क्या होता है, प्रेजेंटेशन, और क्लाइंट टायर भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉजिक लॉजिक टायर बोलते हैं इसको। यहाँ पे लॉजिक क्रिएट किया जाता है कि किन किन यूजर्स को अलाउ किया जाएगा डेटाबेस फैच करने का, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ये सारा काम कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन टायर पे, मिडिल टायर पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एप्लीकेशन टायर जो कि ये हमारा मीडिएटर का काम करता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मीडिएशन टू द डेटाबेस टायर। तो क्या होगा, डेटा टायर के पास वही यूजर्स फेच कर पाएंगे डेटाबेस से डेटा जिनके पास ऑथेंटिकेशन होगा, पहली बात। दूसरा, अ, कोई भी सिक्योरिटी वगैरह विदाउट ऑथेंटिकेशन, विदाउट फिल्ट्रेशन थ्रू दिस मिडिल लेयर, यहाँ डेटाबेस को कोई यूज नहीं कर सकता। तो क्या होगा, डेटा टायर इज अनअवेयर ऑफ एनी अदर यूजर बियॉन्ड द एप्लीकेशन टायर। जो यहाँ से पास हो सकते हैं सिर्फ डेटा टायर तक वही यूजर्स पहुंचेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डेटा टायर सिक्योरिटी मैनेज नहीं करता, यूजर ऑथेंटिकेशन नहीं करता, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं है। देन ऑप्शन नंबर 2 बी सेज द डेटा टायर रिसाइड्स अलोंग विद इट्स क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज। नहीं, क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज नहीं होती इसमें, लॉजिक लेयर का काम है ये। देन ऑप्शन नंबर डी सेज द डेटा टायर जनरेट्स मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटाबेस फॉर द यूजर। नो, ये प्रेजेंटेशन और क्लाइंट टायर का काम होता है, ठीक है। So the correct answer for this question is option number C. Moving on to the next topic, which is the transmission modes and networking. Question number 54. In which transmission mode can both sending and receiving devices transmit messages simultaneously using two simplex channels? Options are simplex mode, B half duplex mode, C full duplex mode, or D unidirectional mode. Pause the video and solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is option number C, the full duplex mode. देखिए ट्रांसमिशन मोड जो है कितने टाइप के, 3 टाइप के हमने पढ़े हैं। एक होता है आपका सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ही डायरेक्शन से या फिर यूनि डायरेक्शनल, दोनों में ही एक ही डायरेक्शन से जो है फ्लो होता है डेटा, एक ही डायरेक्शन। एक रिसीवर है आपका, और एक है आपका सेंडर और एक है आपका रिसीवर, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन से हो गया। हाफ डुप्लेक्स अगर आप देखें, इसमें क्या होता है, जब एक सेंड कर रहा है तो दूसरा सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और जब दूसरा सेंड कर रहा है तो पहला नहीं सेंड कर सकता। तो इसमें इस तरह से अगर आप देखें ऐसे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे आपका वॉकी टॉकी हो गया, है ना। वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल है। देन हमने थर्ड देखा है जो कि है आपका फुल डुप्लेक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर भी हो सकता है, दोनों तरफ रिसीव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, दो सिंप्लेक्स मोड का यूज करते हैं, ठीक। एक को मैनेज कर रहा है एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ मैनेज कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स मोड। अब देखिए ये जो डिफरेंस है ना फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इनमें ऑप्शंस में कंफ्यूज भी हो रहे हैं हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स, तो यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं कर सकता। हाफ डुप्लेक्स कर सकता है,
दो डायरेक्शंस में तो जा रहा है डेटा, बट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा। ठीक है, वो किस में होता है? फुल डुप्लेक्स मोड में होता है। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 55. Which layer of the OSI model is responsible for data translation, encryption, decryption, and compression, earning it the alternate name translation layer or syntax layer? Options are A. Session layer, B. Transport layer, C. Presentation layer, and D is application layer. Pause the video and try to solve the question. I hope you reached the correct answer. देखिए, इस क्वेश्चन में बात कर रहा है OSI मॉडल की लेयर्स के बारे में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कितनी लेयर्स होती है इस मॉडल में? 7 लेयर्स होती है जब हम OSI लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन सी ऐसी लेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। डेटा ट्रांसलेशन मतलब एक एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना, जैसे ASCII फॉर्मेट है उससे आप दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना। ठीक है, दूसरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इनकोड करना डिकोड करना डेटा को। तीसरा है कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस कर देना, बिट्स कम कर देना किसी फाइल की, डेटा डेटा जो है उसकी बिट्स कम कर देना। अर्निंग इट ऑल्टरनेट नेम ट्रांसलेशन लेयर और सिंटेक्स लेयर। तो ये सारे काम किस लेयर के होते हैं? दीज ऑल आर दी वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं ना हम किस तरह से, ट्रांसलेट करके, कोड डिकोड करके, कंप्रेस करके। तो ये सारे वर्क किस लेयर के हैं? प्रेजेंटेशन लेयर के। ठीक, बाकी देखें अगर तो सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या करता है? ये कम्युनिकेशन मेंटेन करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? इट इंश्योर्स दैट द डेटा ट्रांसपोर्टेड इन अ करेक्ट मैनर, मतलब जिस रूट पे भेजना है उसी पे डेटा जाए, ये इसका काम हो गया। एप्लीकेशन लेयर का क्या? ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को हैंडल करता है। ठीक है, एंड यहीं पे ये इंपॉर्टेंट है कि जिस फॉर्म में आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेयर जो है यूज कर पाए, तो ये भी है इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन लेयर। I hope you reached the correct answer. Okay, so moving on to the next question, which says the data link layer in the OSI model is divided into two sublayers. Which sublayer is responsible for placing the physical address of the sender or receiver into the header of each frame? And the options given: A. Logical link layer control. Option B is media access control. Option C is network layer control. And option D is physical control. Now again pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is option number B, which is media access control. देखिए, डेटा लिंक लेयर जो है वो कौन सी लेयर है? हमारी सेकंड लेयर है अगर आप OSI मॉडल में देखें तो। और इसका काम क्या होता है डेटा लिंक लेयर का? ये क्या करती है? फिजिकल एड्रेसिंग करती है। ठीक है, ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। और इसके ना इसमें दो सब लेयर्स होती है, जिसमें एक होती है आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल और दूसरी होती है आपकी ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल। उसमें से मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करती है? ये फिजिकल एड्रेसिंग करती है, फ्रेम्स में असाइन करती है आपके मैक एड्रेसेस को। उसके बाद उस मैक एड्रेस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो करता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, तो आपकी जो डेटा लिंक लेयर है इसके दो टाइप होते हैं। पहला आपका होता है ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दूसरा होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये काम करता है टू इट प्लेसेस मैक एड्रेस into header frames
into headers. और इसका काम क्या होता है? इट मेंटेन्स मैक एड्रेसेस इन द फ्रेम्स। ऑलराइट, तो ये जो दो टाइप है, ये हैं डेटा लिंक लेयर के दो सब टाइप, दो सब लेयर्स अंडर द डेटा लिंक लेयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। दिस इज अ मोर इन डेप्थ क्वेश्चन, तो इतना डीप में आर लेस चांसेस, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अ लिटिल बिट मोर, ताकि आप जो है एग्जाम में मोर कॉन्फिडेंट होके जाएं। ठीक है, so this was a good question. Moving on to the next question. At which OSI layer does the process of logical addressing occur, involving the placement of the IP address of the sender and receiver in the packet header? Options are A. Data link layer, B. Network layer, C. Transport layer, and D is physical layer. Again, pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is B. Network layer. देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी ओएसआई लेयर है दैट डज द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग इन्वॉल्विंग द प्लेसमेंट ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर इन द पैकेट हेडर। इससे पहले भी एड्रेसिंग वाला क्वेश्चन हमने देखा है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो, उससे पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर और कर देती है। देखिए, दो तरह की एड्रेसिंग होती है। ठीक है, जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो एड्रेसिंग जो है पैकेट्स की दो तरह से होती है। एक होता है आपका फिजिकल एड्रेसिंग, ठीक ठीक है, एक होती है आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग कौन सी लेयर पे होती है? डेटा लिंक लेयर पे। लॉजिकल एड्रेसिंग आपकी होती है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, इसमें मैक एड्रेस और इसमें क्या होता है? आईपी एड्रेस यूज होता है। अब इसके भी दो टाइप है, IPv4 और IPv6। ये 6 और 4 क्या है? ये बिट्स हैं, 2 की पावर 4, 32 बिट्स। ओ सॉरी, ये इसमें आते हैं आपके 32 बिट्स। इसमें 4 ऐसे इस शेप में 4 ग्रुप्स में होंगे और डॉट से आपका एड्रेस जो है वो डिवाइडेड होगा। IPv6 में कितना? ये आपका होता है 128 बिट्स एड्रेस होता है। इसमें कोलन का यूज किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने दो आपको थोड़ा सा डिटेल कर दिया ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? नेटवर्क लेयर। अब इसमें बोल रहा है विच ओएसआई लेयर डज द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग अकर involving the placement of the IP address of sender and receiver in the packet header. ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क लेयर। All right, moving on to the next question. Question number 58. It says in a network which device is designed to maintain a CAM which is content addressable memory table and filters incoming data packets to send them only to the intended recipient interface. Options are A hub, B repeater, C switch, and D is modem. Pause the video and solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question will be option number C, switch. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन नेटवर्क में कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिकली टू मेंटेन अ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल।
कौन सा कंटेंट किस एड्रेस पे जाएगा उस टेबल में इस तरह से मैनेज किया जाता है। एंड फिल्टर्स द इनकमिंग पैकेट टू सेंड देम ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट इंटरफेस। सबको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा। कोई डेटा है, अगर कोई डेटा पैकेट है, वो अगर सबको इस तरह से ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए, सारे रेसिपिएंट जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, वो क्या हो जाएगा, हब हो जाएगा। ठीक है, तो हब तो नहीं है। रिपीटर का काम क्या होता है, ये मैग्नीफाई कर देता है सिग्नल्स को लार्ज स्केल पे, फिर उसको आप भेज पाए, तो ये भी नहीं है। मॉडम मॉडम भी यही है, जितने भी आपके वाईफाई से कनेक्टेड हैं उन सबको भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई जैसे आपका होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्विच। इसमें स्पेसिफिकली क्या है, इट सेंड्स ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट इंटरफेस। जिसको भेजना है उस कंटेंट टेबल के हिसाब से, जिस एड्रेस, जो जो एड्रेस उस रेसिपिएंट का है, ठीक उसी रेसिपिएंट को वो डेटा पैकेट जो है वो सेंड होता है ऑन द नेटवर्क। तो ये काम किसका है, स्विच का है। ठीक है, इट ब्लॉक्स दी अदर, जो भी ये ब्लॉक कर देगा। अगर सपोज ये आपका स्विच है और इसमें नेटवर्क पे काफी सारे जो है कनेक्टेड हैं रेसिपिएंट, तो इट विल ब्लॉक दी अदर रेसिपिएंट अगर उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस रेसिपिएंट को डेटा पैकेट वो वाला सेंड करना है। ठीक है, तो ये काम जो है वो है स्विच का। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। What is the fundamental difference between a bridge and a gateway in computer networking? Option A is a bridge operates at the network layer while a gateway operates at the data link layer. Option B, a bridge connects dissimilar networks, a gateway connects similar networks. Option C, a bridge connects networks that use the same protocol and a gateway connects two dissimilar networks using different protocol. Option D, a bridge routes packets based on IP addresses, a gateway routes based on MAC addresses. Now pause the video and try to solve this question. I hope you got the correct answer. अगर नहीं भी है, that's okay. We will look at the answer now. So the answer is option number C. ब्रिज और गेटवे की बात कर रहा है, इनमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में ये है that bridge connects the networks that use the same protocol, whereas gateway क्या करता है, ये कनेक्ट करता है दो डिफरेंट डिसिमिलर नेटवर्क्स को यूजिंग द डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर। Even if not, then please note it down. This is important difference. Moving on to the next question, which question number 60, which says which network topology is categorized by every node having a point-to-point connection. Second, having a point-to-point connection with every other node requiring n(n-1 by 2) physical channels to link the n devices. And the options are A, star topography, B, bus topology, C, ring topology, and D is mesh topology. Now pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer for this question is option number D, mesh topology. अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दैट every node having a point to point connection with every other node, मतलब ये अगर आपका इस तरह से दो है तो every node is connected with every other node. Suppose this and this, इस तरह का कुछ है यहाँ पे नेटवर्किंग ऐसे।
तो ये किस में आता है आपका? मैश टोपोलॉजी में आता है। ठीक है, ये मैंने आपको मैंने तो मैंने करके बताया। वैसे ये अगर आप इस तरह से बनाएं तो ये हो गया। देन इस तरह से हो गया। So this is the best way of representing this kind of topology. ठीक है, तो बाकी स्टार टोपोलॉजी में सबसे तो नहीं होता, एक सेंटर वाले का सबसे होता है। ठीक है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड। ये वाले तो आपस में नहीं होते ना कनेक्टेड, दे आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, बस टोपोलॉजी में एक लाइन होगी इस तरह से, दे आर कनेक्टेड टू अ सिंगल लाइन। देन रिंग, रिंग में इस तरह से होंगे, बट सबका सबके साथ तो नहीं है यहाँ पे कनेक्शन। ऑलराइट, तो ये भी नहीं होगा। The correct answer is option number D, mesh topology. ठीक है, I hope you reach the answer. Now moving on to the next question, question number 61. The question says the MAC address, physical address of a network interface card (NIC) is encoded on the chip and stored in which type of memory? Options are A, RAM, B, PROM, programmable read-only memory, option C, cache memory, and option D is hard disk drive. Now pause the video and try to solve this question. I hope you understood the question and reached the correct answer. Okay, let's see the correct answer. So the answer for this question is option number B, programmable read-only memory. Question is saying the MAC address, which is physical address of a network interface card, is encoded in on a chip and stored in which type of memory? देखिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो है फिर फिजिकल एड्रेस जो इनकोडेड होता है, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर वोलेटाइल होगा तो वो मेमोरी जो है वो लॉस हो जाएगी while the connection was building. चिप में आप क्या करते हैं? स्टोरी तो करते हैं डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम का पार्ट होगा ये, नॉन वोलाटाइल होनी चाहिए, और तीसरा क्या? परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलाटाइल है ये, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। कैच मेमोरी, दिस इज ऑल्सो वोलाटाइल मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, अब ये है, ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू कैन रीड एंड राइट बोथ, वहां से डेटा फेच करके आप प्राइमरी मेमोरी से। बट अगर आप ये ऑप्शन देखें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, then that will be the correct answer. All right, so the correct answer for this question is B, programmable read only memory. इसका यूज किया जाता है to assign the MAC address of the network interface card. उसपे आप चिप में जब इनकोड करते हैं मैक एड्रेसेस को, तो वो प्रॉम मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, सो आई होप यू रीच द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, which says which type of WAN wide area network is defined as two or more interconnected computer network segments, LANs हो सकते हैं, WANs हो सकते हैं, that are connected using devices and configured by a local addressing scheme. Options are A, metropolitan area network, B, campus area network, C, internetwork, or D is personal area network. Now try to solve this question, then we will look at the answer. I hope you reach the correct answer.
So answer for this question is C, internetwork. Alright, so question is asking for which type of WAN, wide area network, is defined by connecting two or more interconnected computer network segments using devices configured by local addressing scheme. मतलब WAN को क्रिएट करो एक या एक से ज्यादा LANs को कनेक्ट करके या फिर WANs को कनेक्ट करके। अब देखिए LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो बहुत छोटे एरिया में हो, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैंस होता है। मेट्रोपॉलिटन जैसे आपका मेट्रो सिटी हो गई। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे आपका कैंपस हो गया, ठीक है, हॉस्टल्स, ये सारे छोटे एरिया में। लोकेलिटी हो गई छोटा सा। मेट्रोपॉलिटन मतलब थोड़ा और वाइड इसका स्केल, और जो सबसे बड़ा होगा वो वैन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कंट्री लेवल पे होगा, जैसे कंट्री में कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये 3 टाइप हमने देखे। आप क्या करें, लैन टू लैन, 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके अगर आप करें तो वो किसके थ्रू किया जाता है, इंटर नेटवर्क बनता है उससे। किस टाइप का लैन बनता है, इंटर नेटवर्क। अगर आप 2 लैन को कनेक्ट कर दे या 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सॉरी, 2 वैन को कनेक्ट कर दे, 2 कंट्रीज के नेटवर्क को कनेक्ट कर दे, so that type of WAN is called as inter network, networks को लिंक कर देना। आंसर इज इंटर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। Alright, moving on to the next question. Question number 63. What is the primary role of a server in a client server network architecture? Option A is to receive data packet from client and immediately forward them to another client using a routing table. Option B, to solely function as a receiver of services requested by clients. Option C is to manage all major operations such as security and network management and control resources like files and printers. Option D, to perform only file storage, leaving security and application management to individual clients. Now pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. Now they are asking for the primary role of a server in a client-server network architecture. ठीक है, तो ऑप्शन ए, अभी आप पहले हम ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, तो हो सकता है सिर्फ ऑप्शंस पढ़ के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से पॉसिबल हो जाए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, टू रिसीव द डेटा पैकेट फ्रॉम अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली फॉरवर्ड देम टू अनदर क्लाइंट यूजिंग अ राउटिंग टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया गया है, इमीडिएटली सेंड कर दो। ऑप्शन बी सेज टू सॉलिडली फंक्शन एज अ रिसीवर ऑफ सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट्स। यहाँ पे भी ये लिखा है, एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया है। ऑप्शन सी सेज टू मैनेज ऑल मेजर ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिसोर्सेज लाइक फाइल्स एंड प्रिंटर। टू मैनेज करने की बात की है, एंड ऑल यहाँ पे भी है। नेक्स्ट देखते हैं, टू परफॉर्म ओनली फाइल स्टोरेज लीविंग सिक्योरिटी एप्लीकेशन टू द इंडिविजुअल क्लाइंट्स। ठीक है, ये तो नहीं होगा, इंडिविजुअल क्लाइंट्स थोड़ी ना एप्लीकेशन मैनेजमेंट करेंगे हर अलग अलग, ये तो उस आर्किटेक्चर का ही काम है। ठीक है, तो ये तो आप समझ सकते हैं इस ऑप्शन को पढ़ के ही, दैट दिस शुड नॉट बी करेक्ट। नाउ अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए, इसमें बोल रहा है कि पैकेट को रिसीव करेगा क्लाइंट से और तुरंत दूसरे क्लाइंट को सेंड कर देगा। ये तो नहीं होगा, फिल्टर करेगा कुछ कि क्लाइंट जेन्युइन है कि नहीं, या ऑथेंटिकेशन उसके पास है कि नहीं, या जो भेज रहा है फाइल रिसोर्सेज वो सही है कि नहीं, उसमें कोई वो एरर्स तो नहीं है। ये सब करने का काम कोई तो कर रहा होगा ना, मीडिएटर।
तो ये भी नहीं, ये आर्बिट्ररी स्टेटमेंट है बहुत। दूसरा है द टू सॉलली फंक्शन एज अ रिसीवर ऑफ सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू मैनेज ऑल मेजर ऑपरेशंस। जैसे क्लाइंट से अगर रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर का काम क्या होता है? इट मैनेजेस द सिक्योरिटी की, पहले तो देखेगा कि रिक्वेस्ट जो है वो ऑथराइज्ड क्लाइंट से आया है कि नहीं। उसके बाद नेटवर्क को मैनेज करेगा, उस पे प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को चेक करेगा, ठीक है। देन इट विल सेंड टू द रेसिपिएंट्स, या नेटवर्क पे जो है वो डालेगा उस रिसोर्स को, रिक्वेस्ट को। So the correct answer for this question is option number C, to manage all major operations such as security, network management, and control resources like the files and printers. Alright. I hope you understood how to solve the question in the exam, especially when the options are very close to each other. Moving on to the question number 64. Which guided transmission media is the high-speed cable that transmits the data using light beams and is typically expensive, leading to its installation mainly at the government level? Options are A. Twisted pair cable, B. Coaxial cable, C. Fiber optic cable, and D. Wireless LAN. Now solve this question, then we will look at the answer. I hope you reached the correct answer. So let's now discuss this question. Question is asking about which guided transmission media. देखिए ट्रांसमिशन मीडिया में दो तरह के होते हैं ट्रांसमिशन मीडियाज। पहला होता है आपका गाइडेड, ठीक है। दूसरा होता है अनगाइडेड। गाइडेड क्या होता है? जो आपका वायर वाला होता है, जैसे जो कि वायर्स के थ्रू आप करते हैं ट्रांसफर। दूसरा है आपका एयर और स्पेस का यूज किया जाए इसमें, वायरलेस होता है अनगाइडेड मीडिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है गाइडेड मीडिया के बारे में। इज अ हाई स्पीड केबल, ठीक है, दैट ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग लाइट एंड बीम्स एंड इज टिपिकली एक्सपेंसिव, लीडिंग टू इंस्टॉलेशन मेनली एट द गवर्नमेंट लेवल, ठीक है। अब गाइडेड मीडिया में कौन कौन से आते हैं आपका? एक तो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाता है, ठीक है। दूसरा आपका फाइबर ऑप्टिक्स आ जाता है, सॉरी 1 सेकेंड, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है। तीसरा आपका कोएक्सियल केबल आ जाता है। तो ये आपके क्या होगा? ये आपके हो गए गाइडेड मीडिया। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए से ट्विस्टेड पेयर केबल। अब पूछ रहा हाई स्पीड केबल है, दूसरा है लाइट और बीम का यूज करता है। लाइट और बीम का यूज नहीं करता है ट्विस्टेड पेयर केबल में, ठीक है। दूसरा इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता जितना यहाँ पे बोला गया है, टिपिकली एक्सपेंसिव मतलब हाईएस्ट जिसकी कॉस्ट होती होगी। दूसरा है कोएक्सियल केबल, देखिए ये भी टाइप है, ये भी टाइप है। फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस लैन, ये तो हटा ही दो, ये तो अनगाइडेड मीडिया में आ गया, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल्स। आजकल आपको पता होगा गवर्नमेंट इज इंस्टॉलिंग दिस काइंड ऑफ केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो गवर्नमेंट को हैव टू टेक द इनिशिएटिव। दूसरा हाई स्पीड केबल्स होते हैं, बहुत ही हाई स्पीड पे डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें लॉस भी कम होता है, ठीक है। लाइट बीम्स का यूज होता है इसमें, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो एक्सपेंसिव है, इसका मेंटेनेंस भी इसका एक्सपेंसिव है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है और इसके कुछ जो है एडवांटेजेस भी है, बट एडवांटेजेस है वे फार बेटर का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, डेटा ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है लॉस ऑफ डेटा।
एंड एक्सेसिव रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये दो चीजों को ये जो है बिल्कुल हटा देता है, इसीलिए इनका यूज किया जा रहा है हाई लेवल पे। So I hope you got the correct answer. The answer is C, fiber optic cables. Next question. Who are recognized as the fathers of the internet for their development of TCP/IP set of communication protocol? Options are A. Charles Babbage and Alan Turing. Option B. Windkurf and Bob Kahn. Option C. John Napier and Blaise Pascal. And option D is John Kameny. It's Kameny and Thomas Kutz. Now pause the video and solve this question. This is a factual question, तो अगर आपको पता है then only you can do this. या आप थोड़ा सा उससे भी कर सकते हैं, elimination process से भी, but try it. I hope you got the answer. Even if not, then we will cover it here. So the answer for this question is option number B, windsurf. ठीक है, बोल रहा है fathers of internet. चार्ल्स बेबेज क्या थे? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जॉन नेपियर भी नहीं होगा, इन्होंने नेपियर बोन्स बनाए थे। जॉन कैमनी भी नहीं होगा। इनिशियल स्टेजेस पे कंप्यूटर्स डेवलप किए थे, बट दे वर नॉट कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स और फादर ऑफ इंटरनेट इस बहुत ही बाद का है ये। और यहाँ पे बात करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ TCP/IP सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। सो ये जो है, ये सबसे पुराने जो TCP/IP जो है, these were the foundational protocols, नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटोकॉल्स है। सारे प्रोटोकॉल SMTP और आपके जो HTTP ये सारे बाद में, सबसे पहले TCP/IP ये पहला आया था इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, so this forms the part of foundational protocols that were developed by the Windsurf and Bob Kahn. They were called the father of internet. Now, next question is question number 66. The transmission of data or files from the user's computer to the internet server is referred to as A. Downloading, B. Uploading, C. Booting, and D. Spooling. Answer the question and then we will look at the answer. I hope you got the answer. It was a quite easy question, I guess. Not that much tough, but still. बोल रहा है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और फाइल्स फ्रॉम द यूजर कंप्यूटर टू द इंटरनेट सर्वर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, अपलोडिंग। सिंपल है, हम लोग रोज ही करते हैं, वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं, आप सर्वर पे, ड्राइव पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, है ना? तो अपलोडिंग, उसी का रिवर्स अगर देखें तो क्या है? डाउनलोडिंग है। इंटरनेट सर्वर से अगर आप यूजर कंप्यूटर पे लेके आ रहे हैं तो ये रिवर्स आ जाएगा, डाउनलोडिंग हो जाएगा। बूटिंग, बूटिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो जब आप स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तो एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है, मतलब कुछ प्रोसेसेस रन करते हैं इन द बैकड्रॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो कहाँ आते हैं? बूटिंग प्रोसेस में आते हैं। स्पूलिंग, स्पूलिंग मतलब होता है क्यूइंग करना किसी टास्क को, कि किसके बाद कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा आपका CPU। ठीक है, तो वो आपका स्पूलिंग प्रोसेस में आता है। सो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ ऑल दीज, जो ये टर्म्स दे रखे हैं वो आपको क्लियर हो, तो आप इस क्वेश्चन को, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये वैसे। अगर ये नहीं कोई और भी हो इसमें भी, अगर बूटिंग और स्पूलिंग का मतलब पता है देन यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन टू। बट ये थोड़े कंफ्यूजन लगते हैं क्योंकि दोनों एक ही जैसे लगते हैं सुनने में, तो यू मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ दिस। बूटिंग मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना कंप्यूटर को। तो उस टाइम क्या, बैक एंड में एक प्रोसेस जो है वो रन करेगा कंप्यूटर स्टार्ट होने से, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से।
स्पूलिंग क्यों कर देगा आपके टास्क को, लाइन से लगा देगा कि कौन सा टास्क किसके बाद एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दीज टर्म्स। Moving on to the next question, which says question number 67. What is the primary role of an active hub in a network? Options are A. It functions purely on a simple connection point. ठीक है. Second, B. It acts as a repeater magnifying the signal it receives. Option C. It maintains a CAM table. CAM table हमने ऊपर देखी थी. To intelligently filter the packets, and option D, it routes the traffic between dissimilar networks. Now solve this question, then we will look at the answer. I hope you reach the correct answer. So the question is asking about the primary role of active hub. देखिए हब हमने अभी ऊपर मैंने थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश की थी कि हब में क्या होता है, नेटवर्क में जितने भी आप कनेक्टेड हैं रिसीवर्स, उनको ये सेंड कर देता है, ब्रॉडकास्ट करना इसका काम है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, एक साथ सबको भेजा जाता है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव हब और एक आता है आपका पैसिव हब। ठीक है, एक्टिव हब का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ रिपीटर एंड इट मैग्निफाइज द सिग्नल इट रिसीव्स। क्या होगा, एक्टिव हब जो है, जो भी सिग्नल ये रिसीव करता है फ्रॉम द सेंडर, उसको ये मैग्नीफाई कर देगा एंड देन इट विल सेंड द रिसिपिएंट्स। और पैसिव हब में क्या होता है, इसमें सिंपल कनेक्शन मेंटेन करता है, ये जो कनेक्शन मेंटेन हो रहा है ये काम होता है पैसिव हब का। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, द फंक्शंस प्योरली एज अ सिंपल कनेक्शन पॉइंट, ये किसका काम है, पैसिव हब का, ये लिखा हुआ है। One second. Let me just, yeah. So this is the work of the passive hub. नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन 2 और क्या बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है, इट मेंटेन्स अ कैम टेबल टू इंटेलिजेंटली फिल्टर द पैकेट्स। ऐसा ही एक हमने स्टेटमेंट पहले पढ़ा है, तो हमें समझ में आना चाहिए ये काम किसका होता है, स्विच का होता है। इट राउट्स द ट्रैफिक बिटवीन डिसिमिलर नेटवर्क्स, नहीं ये नहीं है, दिस इज द वर्क ऑफ गेटवेज। ये देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। डिसिमिलर नेटवर्क्स गेटवे का एक वो है फीचर। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says a network that spans a large geographical area such as states and countries and is restricted within these bounds is known as A LANs, B MAN, C CAN and D WAN. Now solve, I think this will, ये सबको आराम से मुझे लगता है कि आंसर पता होगा। दिस इज अ वेरी 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 नॉर्मल क्वेश्चन एंड आई होप यू रीच द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज वाइड एरिया नेटवर्क। अभी मैंने ऊपर टाइप्स बताए थे नेटवर्क के, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, so the correct answer is option number D, wide area network. Next question, question number 69. IPv4 uses 32-bit address. What is this address typically written and separated? Option A is hexadecimal separated by colon. Option B, decimal separated by period. Option C, binary separated by dashes. And option D, octal separated by commas.
I hope you solved the question. Now the answer is option number B. IPv4 uses 32-bit and इसमें क्या होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग टिपिकली रिटन इन डेसिमल फॉर्मेट एंड इज सेपरेटेड बाय पीरियड। देखिए 4 इस तरह से वैल्यूज होती हैं और सॉरी ये तो हेक्साडेसिमल में आ जाएगा, डॉट से जो है वो सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो दिस जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे कि 192.168.1.1 लिमिट क्या होगी 265 तक, मैक्स इतना ही जा सकता है, एड्रेस साइज इतना ही है इसका। ठीक है, the correct answer will be the option number B, decimal separated by period. Now question number 70. Which of the following is an example of an upper layer software layer in the OSI model? Options are A, physical layer, B, data link layer, C, network layer, and D is session layer. To solve this question, then we will look at the answer. I hope you got the correct answer. So the correct answer for this question is option number D, session layer. Now question is saying which one of the following is example of the upper layer or software layer in the OSI model. अब देखिए OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती है, वी ऑल नो दैट। पहली आपकी फिजिकल लेयर आ जाती है, देन नेक्स्ट आपकी होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड आपकी हो जाती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ इज सेशन लेयर, देन आती है प्रेजेंटेशन लेयर, and second yes, and then comes the application layer. अब देखिए ये जो 3 लेयर है ना, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ, तो इससे ठीक है। These 3 layers they are the lower layers और जिनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। ठीक है, और इनके अलावा यूज दिस कलर, ये जो लेयर है ऊपर की, दीज आर अपर लेयर, या फिर इन्हें बोल सकते हैं हम सॉफ्टवेयर लेयर्स। ठीक है, इसीलिए अगर आप ध्यान दें थोड़ा और तो आपको पता होगा कि डेटा लिंक लेयर में हम क्या करते हैं, हम फिजिकल एड्रेसिंग करते हैं, है ना। एंड ठीक है, या इसे अभी ऐसे रहने देते हैं, लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। Why is it not removed? Okay, so let's just keep it simple. अब आप ऑप्शंस को देखिए इस क्वेश्चन के, इसमें बोल रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपर लेयर विच इज सॉफ्टवेयर लेयर इन द यूएसआई मॉडल। ये जो 3 है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों किसके पार्ट है, ये है आपके लोअर लेयर के, यानी कि हार्डवेयर लेयर के। तो ये तीनों ही आपके क्रॉस हो गए एंड यू कैन इजीली रीच द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी, सेशन लेयर। So I hope this was a very straightforward question to be specific। अगर ऐसा बोले, अगर आपको पता है ये क्लियर डिस्टिंक्शन, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। Now moving on to the next question, question number 71 says which component used in the TCP IP model's host to network layer is used to connect the host to the network using a protocol to send IP packet।
Options are A. Internet Protocol, B. Address Resolution Protocol, C. Ethernet, and D. TCP, Transmission Control Protocol. Now pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. So now let's look at the question. Now question is talking about the TCP/IP model. अभी तक हमने OSI मॉडल के बारे में काफी कुछ जाना. TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको अगर नहीं है तो let's just revise it. Let me just add another page over here so that it will become more clear now. Alright. तो देखिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ OSI layer, OSI model, and here we will look at this TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol model. अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं हम फिजिकल लेयर से, राइट? ठीक है, हाँ, फिजिकल लेयर, ये हो गया फिजिकल लेयर. देन आपका आता है डेटा लिंक लेयर. ठीक है, इसके बराबर में यहाँ पे क्या होती है, let me just divide it accordingly, एक बराबरी बनाते हैं. यहाँ पे क्या होता है, इसकी जगह पे नेटवर्क एक्सेस लेयर. ठीक है, देन इसमें क्या होता है, इसमें आ जाता है आपका नेटवर्क लेयर. नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क लेयर, पूरा लिख लेते हैं. देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन कम्स योर सेशन लेयर, then is presentation layer, next is application layer. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, नेटवर्क लेयर की जगह पे यहाँ पे होता है इंटरनेट लेयर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेम, जैसे इसमें है वैसे इसमें है. एंड एप्लीकेशन, इसमें सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर की जगह पे यहाँ पे सिर्फ होती है एप्लीकेशन लेयर. डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे ये होता है, 1 second, yeah, so these are the differences कि यहाँ पे इंटरनेट लेयर की जगह, नेटवर्क लेयर की जगह पे होगा इंटरनेट लेयर, और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर की जगह पे होगा नेटवर्क एक्सेस लेयर. So this is the difference between the OSI model and the TCP/IP model. All right. अब आप इस क्वेश्चन को वापस से रीड करें. So question is asking which component used in TCP/IP host to network layer. Host to network layer मतलब इस लेयर की बात कर रहे हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर की बात कर रहे हैं. तो ये किसको रेफर कर रहा है, नेटवर्क एक्सेस लेयर. और अगर हम उसमें बात करें आपका OSI मॉडल में, तो ये आपका आ जाता है फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है. Is used to connect the host to the network using a protocol to send the IP packet. Options are इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल तो नहीं होगा, ये तो इंटरनेट लेयर में यूज होता है, तो ये तो कट हो गया. देन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो ये भी नहीं है. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये भी इसका आंसर नहीं है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथरनेट. इसी तरह से अगर आप देखें इस नेटवर्क पे और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तो एक तो आपका हो गया ये ईथरनेट हो गया, उसके अलावा टोकन रिंग, टोकन रिंग, देन एफडीडीआई, देन फ्रेम रे. सो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क एक्सेस लेयर पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ईथरनेट. I hope you reached the correct answer.
Now moving on to the next question. Question number 72. What is the definition of a firewall in network security? Options are A software utility designed to locate errors within a program's source code. Option B, a computer connected to the internet that has been compromised by a hacker. Option C, a system that monitors and controls the incoming and outgoing network traffic based on a defined set of security protocols. And option D, a technique that reduces the size of a saved file by eliminating redundancies. Try to solve this question, then we will look at the answer. I hope you reach the correct answer. So आपको मतलब अगर नहीं भी आया है इसका सही आंसर, then also you can look at this question once again, which says, what is the definition of a firewall in a network security? Firewall आप जैसे आप अगर आप लॉग इन करें किसी साइट पे, किसी कंपनी की साइट पे, और अगर आपकी ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आपको उसमें एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप उसमें पासवर्ड और वो करेक्ट नहीं करें। तो आप क्या होना चाहिए उसमें? पहली बात तो ऑथराइज्ड यूजर होने चाहिए आप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। सिक्योरिटी रूल्स क्या हो सकते हैं? आपका फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है। ये तो होता है जब हम जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की साइट है और आप उसकी साइट पे अपना रिजल्ट चेक करने जाते हैं, तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे वो क्या मांगता है? यूजर नेम मांगेगा या फिर आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांगता है, ठीक है, और पासवर्ड मांगता है। अगर आप वैलिड यूजर्स हैं तो वो आपको एंट्री दे देता है उसमें। तो वही वर्क है एक फायरवॉल का, दैट इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक, और उसके बेसिस पे किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। ऑलराइट, so the correct answer is option number C. Moving on to the next question. Question number 73. Which component is a protocol for secure remote login? Options are A HTTPS, B SFTP, C SSH, and D SMTPS. Now again pause this video and try to solve this question. I hope you solved it. Now the answer is option number C, Secure Shell, SSH. So this is the protocol that is used for secure remote login. ठीक है, इसके अलावा HTTP जो है वो रिमोट लॉगिन के लिए नहीं यूज होता है। इस और है SFTP, ये फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। SMTP मेल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। बट दिस SSH सिक्योर शेल इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन के लिए। ठीक है, आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question. What is the fundamental difference between guided media, which is bounded media, and unguided media, unbounded media transmission? Options are A. Guided media transmits signal using the light beam. Unguided media uses electrical current. B. Guided media requires physical link, narrow path. Unguided media transmit without signals without using cables, wireless communication. C. Guided media uses radio waves and infrared. Unguided media uses twisted pairs and coaxial cable. And D. Guided media is used for long range communication, and guided media is used for short range PAN, personal area network. Now pause the video and try to solve this question. I hope you got the correct answer or tried to solve. Now see the question is asking about the fundamental difference between guided media, transmission media, which is bounded media भी बोलते हैं इसे, and unguided media, which is unbounded media.
देखिए नाम अगर ध्यान से पढ़े ना तो इसमें भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। गाइडेड मीडिया मतलब बाउंडेड है, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया मतलब अनबाउंडेड है, मतलब लार्जर एरिया तक वो उसका यूज किया जा सकता है। अनबाउंडेड मतलब वास्ट इसकी रीच है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए से गाइडेड मीडिया ट्रांसमिट सिग्नल यूजिंग लाइट बीम्स, अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिट यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट। हमने पीछे भी एक जगह पे पढ़ा था जहाँ पे हमने समझा था कि गाइडेड मीडिया जो है वो जो ट्रांसमिट करती है वो वायर्स के थ्रू करती है, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया, इसमें हम वायर्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे? इसमें हमारा आ गया था कोएक्सियल केबल्स, ट्विस्टेड वायर केबल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया में क्या क्या आ जाता है आपका? रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड, ये वायर कनेक्शन से थोड़ी ना है। अब आप इसको ऑप्शन को देखो। गाइडेड मीडिया ट्रांसमिट सिग्नल यूजिंग द लाइट बीम, अनगाइडेड मीडिया यूजिंग द इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू हम किसको? गाइडेड मीडिया को ट्रांसफर कर रहे हैं, गाइडेड मीडिया के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी says guided media requires physical link, narrow path, unguided media transmit without using cable. करेक्ट है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है अनगाइडेड मीडिया के थ्रू। ऑप्शन सी गाइडेड मीडिया यूजेस द रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, नहीं। अनगाइडेड मीडिया यूजेस ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड ऑप्शन डी says guided media is used for long range communication, unguided media is used for short range personal area network। तो ये तो आप यहाँ से ही समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के। गाइडेड मीडिया मतलब बाउंडेड, मतलब शॉर्ट रेंज होनी चाहिए, और अनगाइडेड मीडिया मतलब अनबाउंडेड, मतलब लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। सो इन दिस वे वी गॉट द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गाइडेड अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया के डिफरेंसेस आई होप आपको अब तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। Which component is a network node that connects two dissimilar networks that uses different protocols together? Options are A router, B bridge, C switch, D gateway. Solve it and then we will look at the solution. I hope you got the correct answer. So answer for this question will be D gateway. अब इसमें कह रहा है कि किस तरह का कौन सा कंपोनेंट है इन नेटवर्क नोड में जो कि दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को, जो कि दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं दैट आर यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। दिस इज डन बाय द गेटवे। और अगर यही बोला जाए कि टू that connects the node you on the same network using the same protocol, वो कौन करता है? वो करता है ब्रिज, ठीक है। तो सेम नेटवर्क होना चाहिए that use connects network that use same protocols। तो ये है ब्रिज का फीचर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिज एंड गेटवे। स्विच तो ऑल टुगेदर है, आपने अभी ऊपर मैंने इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस किया है। तो इसमें क्या होता है कि ये टेबल फिल्टर करने का काम करता है एक तो, ठीक है। एड्रेसेस को एक टेबल में मेंटेन करता है ताकि आप उसी
इंटेंशनली उसी रिसीवर के पास वो डेटा पैकेट जाए जो कि उसका एक्चुअल रेसिपिएंट है, उस टेबल के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है वो। ठीक है। राउटर राउटर सबको भेजेगा, जो भी राउटिंग करने का काम है। It sends the packet to everybody। तो ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गए इसके फीचर्स। So the correct answer for this question is option number D, gateway। ठीक। ब्रिज और गेटवे के बीच में जो डिफरेंसेस हैं दे आर इम्पोर्टेंट, है ना। हमने ऊपर एक क्वेश्चन और देखा था इसी से कुछ रिलेटेड। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर, कर लेते हैं इसको क्योंकि अगला टॉपिक फिर हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में स्टार्ट कर सकेंगे। सो नाउ एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं जल्दी से। विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क? And the options are A, network layer, B, transport layer, C, session layer, and D is data link layer. Now solve this question. Okay, I hope you got the answer. Answer is option number C, session layer. Alright, this was quite a easy question. OSI layer I think has become now quite handy. तो देखिए डेटा लिंक लेयर पे हम क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेसिंग हम करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम चेक कर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, टू मेक श्योर दैट एंड यूजर्स टू डेटा जो है उसी रूट पे ट्रैवल करे जिस पे करना है। नेटवर्क लेयर का क्या होता है काम, ये लॉजिकल एड्रेसिंग करता है। और दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक होता है राउटिंग और दूसरा होता है आपका लॉजिकल एड्रेसिंग, जैसे कि IP एड्रेस। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है, इट मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। दिस डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन को ये मैनेज करता है, और मैनेज करने के बाद उसको मेंटेन करने का काम भी यही करता है, उसके बाद टर्मिनेट करने का काम भी यही करता है सेशन लेयर। कि किससे मैनेज होगा, इनिशिएट भी यही करता है, उसके बाद मैनेज भी यही करता है, देन टर्मिनेट भी यही करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में। सो दे वर्क एज इनिशिएट्स कम्युनिकेशन, then it manages, and then it maintains, then terminates the communication between computers in a network. So this all is done by the session layer. ठीक है। I hope you understood these questions. They were quite interesting and some of them very important questions also. So that's it for this session. I hope you tried the questions we looked, और अब हम नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है देन वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी पार्ट नंबर 4। ठीक है। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 25 or maybe more than that we will try to cover in that। Okay, I hope you like this session. Thank you so much, and till then take care and thank you।